नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के भूगोल में एक नया टॉपिक, भारत की स्थिति और विस्तार। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया था, उसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था कि हम इंडियन ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमने भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ पढ़ ली हैं और भारत की प्रमुख नदियाँ भी हमने पढ़ ली है। अब अगला पॉइंट है हमारा भारत की स्थिति और विस्तार। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आपको बाकी सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर कर वहाँ हाई का मैसेज डालें और जिस वीडियो का आप पीडीएफ चाहिए उसका नाम मेंशन करके आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप सभी चीज़ों का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। और इसके बाद जो वीडियो होगी हमारा भारत के तट, मैदान और घाट के बारे में। तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है भारत के भूगोल में भारत की स्थिति और विस्तार। तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। तो भारत की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले जानेंगे हम भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो इस विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनता है। क्लियर? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये विश्व में अपना कौन सा स्थान बनाता है? तो ये विश्व में अपना 7वां स्थान बनाता है। याद रखिएगा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां इसका स्थान है। सबसे पहला है रूस, उसके बाद है कनाडा, फिर आता है तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर आता है अमेरिका, फिर पांचवें नंबर पर हमें देखने को मिलता है ब्राजील, छठे नंबर पर हमें देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा आता है भारत। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां इसका स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा इसका स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। ठीक है, कितना है? 2.42% विश्व के क्षेत्रफल का भारत में क्षेत्रफल है। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितनी है? तो संपूर्ण विश्व में जो भारत की जनसंख्या है वह कितनी है? 17.5% भारत की जनसंख्या है संपूर्ण विश्व में। तो ये पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा 7वां। और विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना है? तो वह है 2.42%। और जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? तो वह 17.5%। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सीमाओं में बात करते हैं कि भारत की सीमा किन किन देशों के साथ मिलती है। तो भारत की सीमा 7 देशों के साथ मिलती है, जो कि कैसी सीमा बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो जानते हैं कौन कौन सी हैं। तो इसमें है, सबसे पहला है नेपाल, चीन, ठीक है, अफगानिस्तान और भूटान, जो कि उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित जो सीमा बनने वाली है वह कौन कौन सी है भारत के साथ? तो चीन है, नेपाल है, अफगानिस्तान और भूटान, जो हमारे उत्तर भारत में भारत जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में कौन से देश आते हैं? तो उत्तर पश्चिम में आते हैं पाकिस्तान। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में हमें देखने को मिलता है पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्व में कौन कौन से देश आते हैं। तो उत्तर पूर्व में हमें देखने को मिलते हैं बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, तो ये दो देश हैं जो उत्तर पूर्व में भारत के साथ सीमा बनाते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। दक्षिण में हमें देखते हैं तो इसमें हिंद महासागर, जहां श्रीलंका और मालदीव के साथ समुद्री सीमाएं बनती हैं। यह जलीय सीमाएं हैं, ना कि स्थलीय सीमाएं। तो याद रखिएगा। तो भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो 9 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें से 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा है और 2 देश ऐसे हैं जो समुद्री सीमाएं बनाते हैं। और वे कौन कौन से हैं? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ देखने को मिलती है?
तो वह हमें बांग्लादेश के साथ देखने को मिलती है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो यह है बांग्लादेश के साथ है। तो भारत की सबसे की स्थलीय सीमा कितनी है? जो भारत की टोटल स्थलीय सीमा है वह कितनी है? 15,200 किलोमीटर लगभग। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा कुल कितनी देखने को मिलती है हमें? तो यह है 6,100 किलोमीटर। कितनी है? 6,100 किलोमीटर। और संपूर्ण जलीय सीमा कितनी है? तो यह है 7,516 किलोमीटर, जो कि अंडमान और मालदीव वाली हमें सीमाएं देखने को भी मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं प्राकृतिक विभाजन। तो भारत को 5 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 5 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला है इसमें उत्तर के पर्वतीय मैदान। ठीक है, तो हिमालय की श्रृंखला जहाँ स्थित है, जिसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो इसमें क्या कहने का मतलब है? तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में हमारे कौन कौन से हिमाचल वाली श्रेणी में आते हैं या हिमालय वाली श्रेणी में आते हैं? तो इसमें है, सबसे पहला राज्य है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, फिर हमें देखने को मिलता है सिक्किम, और फिर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कौन सी सीमा में हमें देखने को मिलता है? उत्तर पर्वतीय श्रृंखला सीमा में हमें देखने को मिलता है। क्लियर? इसके बाद है दूसरी भौगोलिक स्थिति है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो ये एक विशाल मैदान है जो कि कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां बनाती हैं। तो यह क्षेत्र उपजाऊ और जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम वाले राज्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, जो कि तिब्बत से एंटर होती है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में आकर यह ब्रह्मपुत्र बन जाती है। और इससे पहले इस नदी का क्या नाम है, जो मैंने आपको नदी वाली वीडियो में बताया है? तो इसका नाम है सांगपो नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और भारत में आकर इसका क्या नाम हो जाता है? तो भारत में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जब यह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में एंटर करती है, तब इसका एक अन्य नाम भी और हो जाता है, तो वह नाम है जमुना। याद रखिएगा। तो इसके जब बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। अगला है प्रायद्वीपीय पठार। तो अगली भौगोलिक स्थिति कौन सी है इसकी? प्रायद्वीपीय पठार। तो भारत की दक्षिणी हिस्सा, जिसे दक्कन का पठार भी कहा जाता है, इसमें महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा है, तो जिसे दक्कन का पठार कहते हैं, तो इनमें कौन कौन सा क्षेत्र है? तो सबसे पहले हमें ये वाला एरिया देखने को मिलता है, महाराष्ट्र वाला। फिर बीच में हमें देखने को मिलता है कर्नाटक, तेलंगाना, और यहाँ हमें देखने को मिल जाता है आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा हमें देखने को मिल जाता है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार में आता है। ठीक है, मैंने आपको प्रायद्वीपीय नदियां भी पढ़ा दी थी, जो कि कहाँ स्थित है? जो कि दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। क्लियर? यदि आपने प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय पर्वत श्रृंखला नहीं देखी है, तो आप वह वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको उत्तर भारत की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी समझ आ जाएंगी। इन दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए आए हैं और आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला है थार का मरुस्थल। तो अगली भौगोलिक स्थिति कौन सी है? थार का मरुस्थल। तो इसमें राजस्थान का अधिकांश भाग देखने को मिलता है, और थोड़ा सा हमें गुजरात वाला हिस्सा भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे होंगे, तो ये हमें राजस्थान वाला हिस्सा देखने को मिल रहा है, और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत गुजरात वाला हिस्सा भी देखने को इसमें मिल जाता है। और ये क्षेत्र कैसा है? ये शुष्क और रेतीला क्षेत्र है, जिसे थार वाला, जो थार रेगिस्तान है, वह भी इसी हिस्से में हमें देखने को मिलता है। अगला है तटीय क्षेत्र। तो अगली भौगोलिक, पांचवी भौगोलिक स्थिति कौन सी है? तटीय क्षेत्र की। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्र, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किनारे बसे हैं,
इनमें से कौन कौन से राज्य हैं? केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा वाले राज्य हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा है वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा है। और ये हमारा कौन सा है? ये ईस्टर्न घाट वाला, जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, और इसे अरब सागर वाला। क्लियर? तो अब बात करते हैं कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो जो भारत में कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें कितने राज्य हमें देखने को मिलते हैं? तो भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला हमें देखने को मिलता है गुजरात। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा गुजरात। उसके बाद हमें देखने को मिलता है राजस्थान। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा शेयर करता है राजस्थान का, नीचे आप देखने को मिल रहा होगा। फिर अधिकतर इसका हिस्सा जो देखने को मिलता है वह मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ है इसका कर्क रेखा का? मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हमें इसका उत्तरी भाग देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ का। फिर आता है झारखंड। ठीक है, उसके बाद हमें देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल। फिर यह है बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है, लेकिन बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए इसे हम मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद अगला राज्य है भारत का, वह है त्रिपुरा। और आखिर में है मिजोरम। ठीक है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत में। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। क्लियर? आप एक बार और इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ भी आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब जानते हैं भारत की विशेष भौगोलिक स्थान। ठीक है, तो भारत की स्थिति और विस्तार में अगला पॉइंट क्या है? भारत में विशेष भौगोलिक स्थान। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, ये भारत को कैसे हिस्सों में विभाजित करती है? 2 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों में यह भारत को विभाजित करती है। अब कैसे करती है उसको भी हम जानते हैं। तो हमें ग्लोब में जो वैज्ञानिक है उन्होंने जो हमारी धरती का ग्लोब है उस पर कई सारी रेखाएं यानी काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं। ठीक है, जिसने हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो रेखाएं हैं, जो बीच में 3 रेखाएं जा रही हैं, इन्हें कैसी रेखाएं कहते हैं? लैटिट्यूड रेखाएं, जिन्हें हम देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, और जो ऊपर से जो रेखाएं बन रही हैं इस तरीके से, तो इन्हें हम कैसे कहते हैं? लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। तो जो हमें सबसे ऊपर वाली ये रेखाएं देखने को मिलती है, ये जा रही है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और जो सबसे मिडिल में है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। और जो सबसे नीचे है इसे कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, तो ये 3 काल्पनिक रेखाएं हैं, जो मुख्य रेखाएं हैं, जिनके आधार पर ही हमारी जलवायु भी निर्धारित होती है। तो इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप अरब सागर में देखने को मिलता है। तो आपने भारत का मैप देखा होगा, तो इस वाले हिस्से में हमें कहाँ देखने को मिलता है? अंडमान। और इस वाले पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में स्थित है। तो जो भारत है हमारा, वह भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कैसे है? जब हम डायरेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, जो डायरेक्शन हमें 4 डायरेक्शन देखने को मिलती है। ऊपर हमें नॉर्थ देखने को मिलता है, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, और ये ईस्ट साइड है। ठीक है, हम इसी तरीके से ग्लोब में जब हम एक लाइन खींचेंगे तो हम इस तरीके से लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक डायरेक्शन बन गई। तो जो हमारा भारत है वह कहाँ है? वह पूर्व डायरेक्शन में है। और हम देखते हैं तो किस हिस्से में? तो ये नॉर्थ वाले हिस्से में है। तो हम इसे क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध यानी ये ऊपर वाले हिस्से में है। जैसे इसके ऊपर क्या है? उत्तरी गोलार्ध। जो ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? इस पूरे को क्या कहा जाएगा? ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहा जाएगा। और इक्वेटर लाइन के जो नीचे वाला हिस्सा है उसे कहा जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? तो भारत की स्थिति क्या है? तो यही हमारा मेन पॉइंट है, आपको यहाँ समझना होगा। तो सबसे पहले जो इक्वेटर के ऊपर हमारा भारत आता है, तो वह किस हिस्से में आता है? उत्तरी गोलार्ध।
और किस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, तो हमें ये पूर्व डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मैप में आपने देख रहे होंगे, तो ये किस डायरेक्शन में है भारत, ये पूर्व डायरेक्शन में है। तो इसलिए कहा जाता है कि भारत की स्थिति हमारे ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्लियर। तो भारत की स्थिति, अब पढ़ेंगे हम भारत की स्थिति और विस्तार। तो भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, तो अब कैसे है, मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि भारत कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, जो ये वाली लाइनें आ रही हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड रेखाएं। ठीक है, कैसी रेखाएं कहते हैं, लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहते हैं। और ये इसके हॉरिजॉन्टल में जा रही है, इन्हें क्या कहते हैं, हम लैटिट्यूड रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो जो भारत का मुख्य भाग है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, 8 डिग्री और क्या है, 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, जो ये हम इसे तो हम जानते ही हैं, जो किसी नंबर के ऊपर लिखा होता है उसे क्या कहा जाता है, डिग्री। और आगे वाला जो नंबर के ऊपर जो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है उसे क्या कहा जाता है, मिनट। तो इसे हम क्या कहेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ठीक है, कैसे, ये क्या हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश से स्थित है। और हम इसे देशांतर में देखेंगे, तो देशांतर में कैसे है, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक यह स्थित है। ठीक है, तो ये हो गई भारत की स्थिति। क्लियर। अब बात करेंगे हम भारतीय मानक समय रेखा। तो जो भारत का जो टाइम है वह कहाँ से मैनेज किया जाता है, कहाँ से इसको रखा गया है, अब हम इसको जानते हैं। तो भारत में इलाहाबाद के समीप जो नैनी एक क्षेत्र है वहां से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर लाइन, ठीक है, मैंने आपको समझाया था, जो ये ऊपर वाली लाइनें होती हैं जो ऊपर से नीचे तक आती हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर लाइन कहते हैं। कौन सी वाली, जो ये वाली इस तरीके से लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो भारत में जो इलाहाबाद है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, इलाहाबाद के पास एक नैनी क्षेत्र है, तो वहां से एक रेखा गुजरती है जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर में स्थित है। वहां से भारत की समय रेखा को माना जाता है और वहीं से भारत का समय डिसाइड होता है। तो भारत की मानक समय रेखा जो कि जीएमटी पर आधारित है, वह जीएमटी से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट यह आगे है। याद रखिएगा कितना घंटे आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो भारत की उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये हमने जान लिया है। तो जो यह रेखा है, जो जिस पर भारत का समय रेखा स्थानांतरित की गई है, जहां से पूरे भारत का समय निर्धारित किया गया है, तो वह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहली उत्तर प्रदेश, दूसरी मध्य प्रदेश, तीसरी छत्तीसगढ़, फिर चौथी उड़ीसा, पांचवी आंध्र प्रदेश। एक बार इसको हम मैप में और देखते हैं। ये वाली जो लाइन है जिसे हम लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखाएं भी कहते हैं, तो ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। सबसे पहली उत्तर प्रदेश, दूसरी मध्य प्रदेश, तीसरी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर यह गुजर रही है। ठीक है, याद रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। अब इसी में हम जानते हैं भारत के सबसे दूरस्थ बिंदु कौन कौन से हैं, जिन्हें हम आखिरी पॉइंट भी कहते हैं। तो सबसे पहला है इंदिरा कोल। ठीक है, तो ये सबसे उत्तरी पॉइंट है जो भारत का सियाचिन लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो इंदिरा कोल हमारा कहाँ पर स्थित है, भारत के सबसे उत्तर में स्थित है, जिसे लद्दाख राज्य में भी स्थित माना जाता है। ठीक है, पहले ये सियाचिन में आता था, अब ये किस में आ गया है, उत्तर में लद्दाख वाले क्षेत्र में यह आ गया है। अब है दूसरा पॉइंट, किवीथू या
वलांगू। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इसका फेमस है वह वलांगू नाम से प्रसिद्ध है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जो कि सबसे पूर्वी पॉइंट है। ठीक है, जो सबसे पूर्वी पॉइंट हमें देखने को मिलता है। तो भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है? वलांगू। ठीक है, याद रखिएगा, वलांगू सबसे पूर्वी पॉइंट है। फिर इसके बाद आता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट में ये दोनों अलग अलग हैं। जो इंदिरा पॉइंट है वह हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो यह हमें अंडमान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? तो वह है अंडमान निकोबार, जो कि इंदिरा पॉइंट के नाम से प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं सबसे पश्चिमी वाले को, तो जिसका नाम है सर क्रीक। ठीक है, सबसे पश्चिमी वाले का क्या नाम है? सर क्रीक, जो कि गुजरात में देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे पश्चिमी हिस्सा हमें देखने को मिलता है। तो ये थी भारत की स्थिति और विस्तार, जिसमें हमने पढ़ा भारत के दूरस्थ बिंदु। तो उम्मीद है आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।